यहाँ हम पढ़ रहे थे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी पहले, हम यहाँ पढ़ रहे थे कि ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ जो है टेंशन मेंबर में, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ब्लॉक शेयर रेजिस्टेंस एट कनेक्शन ऑफ सम ऑफ, तो इसमें सेकंड आएगा फ्रैक्चर स्ट्रॉन्गर प्लेन प्लस यील्ड एंड वीकर प्लेन। अब समझते हैं कि ब्लॉक शेयर फेलियर क्या होता है। ये कहाँ होती है, अकर एट कनेक्टेड लोड ऑफ टेंशन मेंबर पे होता है, ठीक है। और इसका जो फेलियर पाथ होता है वो शेयर अलोंग वन फेलियर प्लान होता है, और जो टेंशन होता है वो अलोंग टू द परपेंडिकुलर प्लान, जिसको क्या कहते हैं, ब्लॉक फेलियर कहते हैं। ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ की बात करें तो इसको अगर डिफाइन किया जाता है तो ये मिनिमम ऑफ होता है फ्रैक्चर शेयर सरफेस और यील्ड इन टेंशन सरफेस, और दूसरा होता है फ्रैक्चर इन टेंशन सरफेस, ये शेयर सरफेस है, ये टेंशन सरफेस, यील्ड इन शेयर सरफेस। तो इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा। यहाँ पर जो लोड का बिहेवियर समझना है वीक प्लान के लिए, तो ये डज नॉट फेल इमीडिएटली इन वीक प्लान रेस्टेंट बाय द स्ट्रॉन्गर प्लान, तो स्ट्रॉन्गर प्लान फेल बाय फ्रैक्चर एट ए हाई लोड। सो व्हाट इज़ हाई लोड, तो फाइनल स्ट्रेंथ क्या होगी इसकी, फाइनल स्ट्रेंथ होगी स्ट्रॉन्गर प्लान प्लस यील्ड इन वीकर प्लान। अब बात समझ में आ गई, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इन स्ट्रॉन्गर प्लान और यील्ड स्ट्रेंथ इन वीकर प्लान पे होती है। तो पहला केस वन आता है, केस वन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा, टी डी वी ए वी जी एफ वाई अंडर रूट थ्री गामा एम नोट, ठीक है, प्लस 0.9 एफ यू ए टी एन प्लस गामा एम वन, और टी डी वी जो है 0.9 एफ यू ए वी एन अंडर रूट 3 गामा एम वन प्लस अंडर रूट एम नोट। अब यहाँ पर मैंने ये अलग अलग सबसे पहले समझ लेते हैं ये ब्लू पेन को, जो मैंने पहले ब्लू पेन से लिख रखा था यहाँ पर। तो ब्लू पेन ए वी जी है, ए वी जी क्या हुआ, क्या, ए का मतलब एरिया, बी का मतलब शेयर और जी का मतलब ग्रोस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रोस, और दूसरा ए वी एन, ए का मतलब एरिया, बी का मतलब शेयर, एन का मतलब नेट, ठीक है। तो ये ग्रोस और नेट, फर्स्ट टर्म में ग्रोस और नेट है, ठीक है, एवरेज के शेयर के बारे में। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या है, ग्रोस एंड नेट एरिया इन शेयर अलोंग द लोड लाइन, ठीक है। अब ग्रीन लाइन के बारे में समझते हैं, यहाँ ATN और ATG लिख रखा है, तो ये ग्रोस और नेट इंटेंशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, शेयर में था, और यहाँ पे टेंशन में है, टी है, जो कि कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द लोड लाइन होता है। नेक्स्ट टर्म जो आती हैं वो आती हैं एफ वाई एफ यू एफ यू एफ वाई, ये क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस होती हैं। तो ध्यान रखना, अपन यहाँ 3 पेनों का यूज़ किया है, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और येलो लाइन, ठीक है। तो जो ग्रीन लाइन है, मतलब अपन को ऐसे रखना है, क्या क्या चीज़ें अपन इस फॉर्मूलों का अगर याद रखेंगे तो क्या क्या चीज़ें अपन को दिमाग में रखनी है। देखो इस फॉर्मूले में क्या लग रहा है, शेयर लग रहा है, टेंशन लग रहा है, ऐसे याद रखना है आपको। फॉर्मूला किस तरीके से याद रखना है, शेयर लग रहा है इसमें, टेंशन लग रहा है इसके अंदर, ठीक है, और अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेस लग रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों टर्म्स के अंदर 2 एरियाज यूज हो रहे हैं, पहली टर्म्स के अंदर शेयर में और दूसरा टेंशन में। तो ये याद रखना, AVG और AVN, ठीक है, और ATN और ATG। जहाँ पर पहले टर्म पर अगर पहले केस को अगर समझे तो जहाँ पर ग्रोस लग रहा है ना, उसके एरिया में नेट आएगा उस साइड में, और यहाँ अगर नेट आ रहा है तो दूसरे एरिया के साइड में ग्रोस आएगा, ठीक है। तो 3 टर्म्स आपको यहाँ समझ में आ गई कौन कौन सी, एक तो शेयर, एक टेंशन, एक एफ वाई, एक एफ यू और गामा एम नॉट, गामा एम वन, इन चीज़ों से मिलकर बना है ये फॉर्मूला। अब तुम्हें कैसे याद रखना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे AVG FY अंडर रूट 3 गामा एम नॉट वन, केस 1 में एम नॉट वन से एम नॉट वन की तरफ, एम नॉट से एम नॉट वन की तरफ जाएगा, ठीक है, और केस 2 में M1 से M नॉट की तरफ जाएगा। तो नीचे की टर्म्स आपको याद रखनी है, अंडर रूट 3 से, दोनों ही टर्म अंडर रूट 3 से शुरू होएगी, ठीक है। ब्लॉक शेयर में दोनों टर्म में अंडर रूट 3 से शुरू होएगी, और दूसरी टर्म में अंडर रूट 3 नहीं आएगा। अगर यहाँ गामा एम नोट है तो यह गामा M1 आएगा, अगर यहाँ गामा M1 है तो यह गामा M नोट आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जहाँ पर एवरेज शेयर स्ट्रेंथ है वहाँ अल्टीमेट शेयर स्ट्रेंथ FY से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और
ऐसे याद रखना, जहाँ पर भी एफ वाई अगर जी है तो उसका एफ वाई से मल्टीप्लाई होने वाला है। ग्रोस को अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? ग्रोस को अल्टीमेट स्ट्रेंथ से। तो याद रखना, जहाँ ग्रोस चीज़ है वहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करना है। और जहाँ नेट है, क्या है जहाँ पर? नेट, सॉरी, जहाँ पर ग्रोस है वह यील्ड स्ट्रेस से मल्टीप्लाई किया जाएगा, जहाँ पर भी ग्रोस है। और जहाँ पर नेट है तो वहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है। और जब आप यील्ड स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको आपको 0.9 से भी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ऐसे याद रखना है। जहाँ पर भी एफ यू आएगा, देखो एफ यू किसकी वजह से आ रहा है? नेट की वजह से। नेट की वजह से अल्टीमेट स्ट्रेस भी आएगा क्योंकि नेट है। ठीक है। और उसको फिर 0.9 से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो एफ यू के नेट की वजह से एफ यू, और एफ यू के साथ 0.9 भी आएगा। तो इस तरीके से आपको उस फार्मूला को याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लेसिंग सिस्टम के बारे में। तो लेसिंग सिस्टम में क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेस इन लेसिंग बार। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपको दे रखा है सिंगल लेसिंग सिस्टम 845 डिग्री, एक्सियल जो लोड दे रखा है वहाँ दे रखा है 1200 किलो न्यूटन, रिवेट का जो डायमीटर है वो 20 mm दे रखा है, और थिकनेस ऑफ जो लेसिंग दे रखी है वो 12 mm दे रखी है। अब पूछा क्या है? पूछा उसने ये है कि टेंसाइल स्ट्रेस निकालना इन ईच लेसिंग बार के अंदर। ईच लेसिंग बार के अंदर आपको टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है। तो अपन को डेटा दे रखा है, डेटा ये दे रखा है, लोड दे रखा है 1200 किलो न्यूटन का, एंगल थीटा दे रखा है 45 डिग्री, रिवेट डाया दे रखा है 20, ग्रोस डाया किसका? रिवेट का। तो किससे? 1.5 से ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 21.5। थिकनेस आपको दे रखी है, विड्थ ऑफ लेसिंग बार दे रखी है, कितनी? नहीं दे रखी है। तो ये 60 mm हो जाएगा। कैसे होएगा? विड्थ ऑफ 3 इंटू डायमीटर। तो डायमीटर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। डायमीटर कितनी दे रखी थी? 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 60 mm आ जाएगा। क्योंकि विड्थ ऑफ लेसिंग के बारे में बात चल रही है, याद रखना इस क्वेश्चन को। विड्थ ऑफ लेसिंग जो होती है वो क्या होती है? 3 टाइम्स होती हैं उसके डायमीटर्स के बारे में। अब अपन को कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं इसके, कंसेप्ट्स के बारे में। तो डिज़ाइन कंसेप्ट क्या है? डिज़ाइन कंसेप्ट में जो लेसिंग जो होती है, लेसिंग रजिस्ट किसकी वजह से होती है? ट्रांसवर्स शेयर जो इक्वल्स होता है 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड के बारे में डिज़ाइन कंसेप्ट। और जो ट्रांसवर्स शेयर्स होता है वो कैसे होता है? B इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्सियल लोड। एक्सियल लोड कितना दे रखा है? 1200 किलो न्यूटन दे रखा है। ठीक है। 1200 किलो न्यूटन अपन को एक्सियल लोड दे रखा है। तीस किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हो फोर्स इन ईच लेसिंग बार के अंदर। अब हर एक ईच लेसिंग बार्स में कितना फोर्स लगा हुआ है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का F बराबर B/2 इंटू साइन थीटा, अगर फोर्स निकालना है ईच लेसिंग बार के अंदर। ठीक है। तो अपन को टेंसाइल स्ट्रेस पूछे तो फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है, शेयर निकाल दिया आपने, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 45 डिग्री में। ठीक है। तो ये कट पिट के आपके पास कितना आ जाएगा? ये आपके पास में आ जाएगा 32 इंटू 0.727। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 21.21 किलो न्यूटन। टेंसाइल स्ट्रेस इन लेसिंग बार के बारे में बात करते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस इन लेसिंग बार्स में जो होता है वो होता है फोर्स डिवाइड बाई B माइनस टी इंटू टी होता है। ठीक है। फोर्स डिवाइड बाई B माइनस डी इंटू टी होता है टेंसाइल स्ट्रेस इन लेसिंग बार। दैट्स वाई वी कैलकुलेट द फोर्स, क्योंकि यहाँ इसके अंदर फोर्स पुट करना है। तो विड्थ अपने पास में, डेप्थ अपने पास में, और थिकनेस भी अपने पास में। तो हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। फोर्स कितना आ रहा है? 21.21 किलो न्यूटन डिवाइड बाई विड्थ कितनी? विड्थ है आपके पास में 60 माइनस डेप्थ कितनी? हाउ मेनी डायमीटर है, डेप्थ
डायमीटर कितनी 21.5, थिकनेस कितनी है 12 mm। सैम इसने भी वही कर रखा है। तो ये वैल्यू भी उधर अपन ने पुट की थी। इसको कैलकुलेट करने के बाद में रिकमस सिग्मा टी बराबर थिकनेस जो है वो आ गई है इसकी टेंसाइल में 46। कुछ की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। जो लेसिंग होती है, लेसिंग कैरीज ट्रांसवर्स शेयर ओनली। जो लेसिंग होती है वो कौन सा फोर्स लेती है हमेशा, ट्रांसवर्स शेयर ओनली। दूसरा जो होता है कितना शेयर लेती है, वो शेयर लेती है 2.5%, 2.5% ऑफ एक्सियल लोड। जो होता है फोर्स, फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन एंगल पर, वो होता है साइन थीटा। और जो नेट एरिया होता है, नेट एरिया कैसे निकलता है, बी माइनस डी इंटू टी। तो टेंसाइल स्ट्रेस बराबर होता है 46 MPa। नेक्स्ट बात करते हैं लग एंगल के बारे में। डिज़ाइन एंड रिक्वायरमेंट्स, इसकी क्यों डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन में पूछा है स्टेटमेंट्स अबाउट द लग एंगल। तो दो स्टेटमेंट दे रखा है S1 और S2। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यह स्टेटमेंट ही नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है ना। तो बोथ ही सही थे पर स्टेटमेंट शायद उड़ा दिया इसको लिखते टाइम पे। कहाँ है स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट है क्या, 1 and 2, फक यू मैन। स्टेटमेंट चलो आगे लिखे होंगे मैंने, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ चीज़ों को, ऊपर नीचे कर देता हूँ। चलो बात करते हैं लग एंगल कंसेप्ट के बारे में। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है क्या, स्मॉल एंगल यूज्ड, ध्यान रखना, यूज्ड टू कनेक्ट outstanding leg of tension member to gusset plate. Definition: a small angle used to connect outstanding leg of tension member to gusset plate. इसका पर्पज होता है reduced shear leg और reduced connection length to gusset plates। दो काम होते हैं, ये दो चीज़ को रिड्यूस करता है। किस किस को रिड्यूस करता है, शेयर लेग को और दूसरा कनेक्शन लेंथ को। लग एंगल क्या क्या करता है, रिड्यूस करता है शेयर लेग और रिड्यूस करता है लेंथ ऑफ गसेट प्लेट्स। जनरल रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करते हैं कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो एक इफेक्टिव कनेक्शन की यहाँ चर्चा चल रही है। इफेक्टिव कनेक्शन शुड एक्सटेंड एज फार एज पॉसिबल एंड टर्मिनेट एट द एंड ऑफ मेंबर। Connection of main member should start in advance of member to gusset plates. So connection to the gusset plate minimum of 2 volt revert और equivalent belt length। तो कनेक्शन टू द गसेट के लिए मिनिमम 2 वोल्ट रिवेट्स और इक्वलेंट बेल्ट रिक्वायर्ड होगी। जनरल इसकी रिक्वायरमेंट्स है। तो इफेक्टिव कनेक्शन के लिए क्या, शुड एक्सटेंड एज फार एज पॉसिबल एंड टर्मिनेट एट द मेंबर ऑफ एट द एंड ऑफ मेंबर
ठीक है, पर्पज आपको समझ में आ गया। शेयर लैग को रिड्यूस करता है और कनेक्शन लेंथ ऑफ गसेट प्लेट को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, कनेक्शन टू द मेन मेंबर की बात करें तो शुड स्टार्ट इन एडवांस ऑफ मेंबर टू गसेट प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कनेक्शन टू द गसेट प्लेट। सो मिनिमम 2 बोल्ट्स रिवेट्स और इक्वलेंट बेल्ट लेंथ इज रिक्वायर्ड। केस 1 आ जाता है। केस 1 क्या बोलता है कि मेन मेंबर इक्वल्स टू द एंगल। तो इफेक्टिव एरिया क्या होगा यहाँ पर, तो वूल एरिया कंसिडर ग्रॉस एरिया माइनस बोल्ट रिवेट सोल। ठीक है, जो लग एंगल होता है वो गसेट कनेक्शन में लग एंगल गसेट कनेक्शन के लिए स्ट्रेंथ जो होती है ग्रेटर देन 20% मोर देन फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लैग होता है। जो उसमें स्ट्रेंथ होती है ना वो ज़्यादा होती है, कितनी, 20% फोर्स आउटस्टैंडिंग लैग पे एक्ट कर रहा है। लग एंगल का जो मेन कनेक्शन होता है, मेन मेंबर कनेक्शन की स्ट्रेंथ जो होती है वो ग्रेटर देन होती है 40% मोर देन फोर्स इन आउटस्टैंडिंग लैग। हमेशा किससे कंपेयर किया जा रहा है, आउटस्टैंडिंग लैग पर जो फोर्स है उससे, या तो 20% या 40%। अब 20% कब है, कौन से कनेक्शन के अंदर है, गसेट कनेक्शन के अंदर है। कौन से कनेक्शन के अंदर, गसेट कनेक्शन के अंदर। और 40% किसके अंदर है, मेन मेंबर कनेक्शन के अंदर है। ठीक है, इन सब चीज़ों को याद रखना है वरना आप फंस जाओगे। देखो कितने क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 4 5 6, ये 2 स्टेटमेंट के बन गए 7 8। नेक्स्ट बात करते हैं केस 2 के अंदर मेन मेंबर इक्वल्स टू द चैनल। तो सिलेक्शन रिक्वायरमेंट क्या होगी, सेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी कि चैनल शुड बी सिमेट्रिक एज पॉसिबल। अगर चैनल सेक्शन है तो रिक्वायरमेंट पहले क्या आएगी कि चैनल सिमेट्रिक होना चाहिए। अब वहाँ पर भी जो लग एंगल की जो स्ट्रेंथ है गसेट कनेक्शन के अंदर स्ट्रेंथ 10% मोर देन फोर्स नोट टेकन बाय डायरेक्ट कनेक्शन ग्रेटर देन, एंड मेन मेंबर्स के लिए कनेक्शन जो ग्रेटर देन 20% मोर देन दैट फोर्स। ठीक है, मोर देन फोर्स नोट टेकन बाय डायरेक्ट कनेक्शन। सो स्टेटमेंट्स में ये चीज़ें दे रखी थी, यहाँ लिख दिया था स्टेटमेंट, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 जो है एंगल मेंबर का, इसमें लग एंगल 20% टू द गसेट प्लेट और 40% टू द मेंबर दे रखा था। स्टेटमेंट 2 जो चैनल मेंबर का था उसमें 10% लग गसेट दे रखा था और 20% लग टू मेंबर दे रखा था। तो कंक्लूजन बोथ स्टेटमेंट ही सही होंगे। ठीक है, अब यहाँ शॉर्ट लिख रखा है कि लग एंगल क्या करता है, ये इतना सा, अगर पूरा नहीं पढ़ो तो इतना सा पढ़ लो। लग एंगल रिड्यूस करता है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, क्या करता है, शियर लैग कहाँ पे, इन आउटस्टैंडिंग लैग। और जो एंगल का जो केस है, एंगल के केस में 20% और 40% होता है। कहाँ 20% किसके लिए, गसेट कनेक्शन के लिए, और 40% मेन मेंबर के लिए। ठीक है, चैनल वाले केस की अगर बात करें, चैनल केस में ये क्या करता है, ये करता है 10% और 20%। कहाँ पे, गसेट और मेन मेंबर के लिए। और मिनिमम 2 फास्टनर रिक्वायर्ड होते हैं, किसमें, मिनिमम 2 फास्टनर्स। अगर आपको रिवीजन के लिए लिखना है तो इतनी सी चीज़ लिख सकते हो बस, रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं बीम कॉलम बिहेवियर के बारे में। बीम कॉलम बिहेवियर मूवमेंट, कर्वेचर और एक्सियल कंप्रेशन के बारे में। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है गिवन, क्या पूछ रहा है? बिहेवियर ऑफ बीम कॉलम क्रॉस सेक्शन। तो उसमें पूछा गया है विच रिलेशन एक्सप्रेस द दिस बिहेवियर। तो कौन सा रिलेशन? मूवमेंट, कर्वेचर और एक्सियल कंप्रेशन। मूवमेंट, कर्वेचर, बीम कॉलम बिहेवियर की बात चल रही है मूवमेंट, कर्वेचर और एक्सियल कंप्रेशन के अंदर। तो इसमें दे रखा है गिवन बिहेवियर ऑफ बीम कॉलम क्रॉस सेक्शन। क्या पूछा? विच रिलेशन एक्सप्रेस दिस बिहेवियर। सो मूवमेंट, MCA, मूवमेंट, कर्वेचर और एक्सियल कंप्रेशन। तो हम बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में। जो बीम होता है वो सब बीम कॉलम जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये सब्जेक्टेड टू होता है कंबाइंड एक्शन ऑफ एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट। तो बीम कॉलम का जो जॉइंट होता है, बीम और कॉलम का जो जॉइंट होता है वो सब्जेक्टेड टू होता है कंबाइंड ऑफ कौन कौन से? एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट। सो स्पेशल कंडीशंस यहाँ पर स्पेशल कंडीशंस डिस्कस करते हैं। स्पेशल कंडीशंस में क्या दे रखा है कि व्हेन बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो मेंबर्स एक्ट लाइक कॉलम। जब बेंडिंग मूवमेंट जीरो हो जाता है तो जो मेंबर एक्ट करता है वो कॉलम की तरह एक्ट करता है। भाई जब बेंडिंग मूवमेंट जीरो हो गया तो कॉलम मेंबर एक्ट लाइक ए कॉलम व्हेन एक्सियल लोड इज इक्वल्स टू जीरो। तो मेंबर एक्ट लाइक ए बीम। ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि ये बीम है, इसमें एक्सियल कोई लोड नहीं है, तो ये एक्ट एज ए बीम करेगा। वैसे ही ऐसे समझो कि ये कॉलम है, ये कॉलम है, यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट जीरो है और सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स है, एक्चुअली कंप्रेसिव फोर्स है, तो ये कॉलम की तरह एक्ट करेगा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप यूज्ड में। क्या रिलेशनशिप यूज किया है कि मूवमेंट, कर्वेचर और थ्रस्ट रिलेशन। मूवमेंट, कर्वेचर और थ्रस्ट रिलेशन यूज्ड फॉर होता है इन इलास्टिक प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्रिकल नॉन लीनियर प्रॉब्लम है ये, जहाँ पर क्या होता है? मूवमेंट होता है, कर्वेचर होता है और थ्रस्ट रिलेशन होता है। थ्रस्ट रिलेशन की वजह से मूवमेंट और कर्वेचर बनता है। ये एप्लीकेबल फॉर होता है कंबाइंड एक्सियल लोड प्लस बेंडिंग के लिए। ठीक है, तो किसके लिए होता है? ये जो थ्रस्ट है ना, इसको एक्सियल कंप्रेशन भी बोला जा सकता है। तो ये यूज्ड फॉर क्या होता है? इन इलास्टिक प्रॉब्लम और ज्योमेट्रिकल नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स के लिए। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जो मूवमेंट, कर्वेचर, थ्रस्ट कर्व है, ये ड्राइव्ड होता है। किससे ड्राइव्ड होता है? दिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम एक्सियल फोर्स, कंप्रेशन में भी टेंशन, और बेंडिंग मूवमेंट के इंट्रैक्शन कर्व से। ठीक है, एक्सियल फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट, इंट्रैक्शन कर्व, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय पेयरिंग ऑफ कर्वेचर एंड मूवमेंट फॉर ए गिवन एक्सियल लोड। तो उसके शॉर्ट और की आइडियाज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जो बीम और कॉलम होता है, जो बीम कॉलम होता है, ये प्योर बीम और कॉलम के इक्वल नहीं होता है, कि जैसे भी नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो किस किस चीज़ का होता है? कॉम्बिनेशन होता है इसमें एक्सियल कंप्रेशन और बेंडिंग का। सो दैट्स वाई थ्री पैरामीटर रिलेशन इज रिक्वायर्ड। क्या क्या? मूवमेंट प्लस कर्वेचर प्लस एक्सियल फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं बैब क्रिपलिंग इन बीम के अंदर।
वेब क्रिपलिंग इन बीम। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन है वेव इज वीक अंडर कंसंट्रेट लोड, टू मच फ्लेक्सुरल मूवमेंट, कंप्रेशन फ्लैंज इज वीक, सो विच वेव क्रिपलिंग इज सिग्निफिकेंट? वेव इज वीक अंडर कंसंट्रेटेड लोड, टू मच फ्लेक्सुरल बेंडिंग, टू मच फ्लेक्सुरल मूवमेंट, कंप्रेशन फ्लैंज इज वीक। वैसी कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं वेव क्रिपलिंग के लिए, तो ये बकलिंग की तरह ही होता है। इसका जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है? अकर इन वेव ऑफ बीम अंडर कंप्रेशन। जब बीम होती है अंडर कंप्रेशन में तब वेव क्रिपलिंग होती है, और ये कॉमन प्लेस कहाँ पर होता है? नियर द सपोर्ट ऑफ बीम होता है। ठीक है, जो बीम का जो वेव होता है उसमें वेव क्रिपलिंग होती है। तो यहाँ पर लोड की कुछ कंडीशंस हैं। तो लोड कंडीशंस क्या क्या? लोड कंडीशन कोजेज करती है हाई कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड, जो इफेक्ट होता है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस इन थिन वेव। जो पोजीशन क्या होती है? नियर अपर फ्लैंज और नियर लोअर फ्लैंज। लोड कंडीशन कोजेज क्या है? हाई कंसनट्रेटेड पॉइंट लोड की वजह से होता है। इफेक्ट क्या होता है उससे? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेस इन थिन वेव हो जाता है, और उनकी पोजीशंस नियर द अपर फ्लैंज और नियर द लोअर फ्लैंज होता है। अब इसका फेलियर मैकेनिज्म अगर समझें तो फेलियर मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो थिन वेव बिहेवियर होता है ये डेवलप करता है लोकल फोल्ड। ठीक है, और लोकेशन ऑफ जो फोल्ड होता है वो नियर फ्लैंज होता है टॉय रीजन में। अब इसके टाइप्स समझते हैं। तो टाइप्स में ये लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन होता है। इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं। जो रिजल्ट होता है वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की और ये बियरिंग फेलियर की वजह से होता है। एनालिसिस लोड डिस्पर्जन कंसिडर्ड एट ए स्लोप 1:2.5 होता है। जो वेव क्रिपलिंग होती है वो फ्लेक्सुरल मूवमेंट प्रॉब्लम नहीं होती है। ये किसके कारण होती है? ये कंसनट्रेट लोड ऑन वीक वेव की वजह से होती है। तो पहला वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्लेट ग्रिडर स्टीफनर्स रिक्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेट ग्रिडर्स ये स्टीफनर्स रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होता है रिक्वायरमेंट्स के अंदर? क्वेश्चन में क्या होता है? इसमें जो गिवन दिया होता है जो फ्लैंज प्लेट होती है, फ्लैंज प्लेट वो होती है 350 mm इंटू 16 mm, और जो वेव प्लेट होती है वो होती है 500 mm इंटू 6 mm। ठीक है, वेव प्लेट होती है